सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो गाइज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो हमने 1 से 50 तक पूरे क्वेश्चन लगा लिए। अब बारी है 51 से 100 तक की। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और अगर आप हमारा फेसबुक पेज या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि 72, 74, 76, 75, 72 इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो गाइस बहुलक वो होता है जो इन इन दिए हुए नंबरों में सबसे ज़्यादा बार आएगा। तो बहुलक वही हो जाता है। तो देखिए 75 एक बार, 2 बार, 3 बार। देखिए सबसे ज़्यादा बार 75 आया है। तो ऑप्शन आपका 75 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CRISPR का क्या अभिप्राय है? तो गाइस CRISPR का अभिप्राय होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरसेप्टर सार्ड पैलिड्रोमिक रिपीट्स। ओके, ऑप्शन सी आपका जो है, ऑप्शन सी आपका सही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जीएस से इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा इस सेट लगाने से कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, देखिए राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो देखिए लोक नृत्य से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो किस राज्य का है? बिहार का है। तो इसलिए आपको लोक नृत्य पूरे रट के जाने होंगे, तभी आपका एनटीपीसी में 1 नंबर तो आपका पक्का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन है तो सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 7 और 252 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्या होता है कि एलसीएम और एचसीएफ दिया है और एक संख्या दी है, दूसरी संख्या नहीं दी है। तो इस संख्या को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए एलसीएम गुणे एचसीएफ और बटे में क्या कर लेते हैं, जो कि संख्या दी होती है वो वाली संख्या। ठीक है, फर्स्ट नंबर दिया है तो चलिए इस पर वैल्यू रखते हैं। एलसीएम कितना है? 252 गुणे एचसीएफ कितना है? 7 बटे पहली संख्या क्या है? 28। अब देखिए, अब इसको काट पीट के कितना आ गया? 63 आ गया आपका आंसर। ऑप्शन बी सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को फरवरी 2015 में सूर्य से होने वाले अत्यधिक उत्सर्जन की निगरानी करने के लिए स्पेस एक्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जो पावर ग्रिड, संचार प्रणालियों एवं पृथ्वी के नज़दीकी उपग्रहों को प्रभावित कर सकता है? तो गाइज ये करंट का क्वेश्चन है। तो देखिए करंट से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा डिस्कवर, DSCOVR। ओके, तो आपको ये आइडिया हो गया कि करंट से क्वेश्चन आ रहे हैं खूब। तो आप करंट अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा, जिससे खूब सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन वाला। देखिए कथन, कल भी 2 कथन आए थे और आज फिर से एक कथन है। तो देखिए कथन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या लिखा है। रंजीत को अपने सहयोगियों के सामने अपने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया। ये कथन पढ़ना है, फिर देखते हैं इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि नहीं निकलता है। तो पहला पढ़ते हैं निष्कर्ष। पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता था। रंजीत अपने सहयोगियों के बीच लोकप्रिय है। देखिए पर्यवेक्षक रंजीत को पसंद नहीं करता था और वो लोकप्रिय है, इसलिए उसको डांट दिया। ऐसा तो कोई इस कथन में बोला नहीं गया है। बस इस कथन में ये बोला गया कि रंजीत को अपने सह सहयोगियों के सामने पर्यवेक्षक द्वारा अपमानित किया गया। तो देखिए ना ही निष्कर्ष 1 निकल रहा है, ना ही निष्कर्ष 2, कोई भी इनमें से तर्कसंगत नहीं है। तो ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नीचे दिए गए आकृति का अध्ययन करें और उस पर आधारित क्वेश्चंस का आंसर बताएं। देखिए दिया हुआ है, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए दिया है, ट्रायंगल दिया हुआ है, चाय पीने वाले को दर्शाता है। त्रिभुज दर्शाएगा, त्रिभुज के अंदर जो भी आएगा वो चाय पीने वाला है। गोले के अंदर जो भी आएगा वो कॉफ़ी पीने वाला है। और ये वर्ग के अंदर जो भी आएगा वो रस पीने वाला है। ओके, इतना समझे? अब चलिए देखते हैं। ये दिया है तो आप इसमें देखिए क्या दिया था। इसके अंदर जो भी आएगा वो चाय वाला है। ओके, और इसके अंदर जो भी आएगा गोले के अंदर वो कॉफ़ी वाला है। और इसके अंदर जो भी आएगा वो रस वाला है। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है अब। कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं? तो गाइस देखिए कॉफ़ी कितना कौन सा था? गोले वाला कॉफ़ी था। कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं? तो गोले में जितने भी लोग आएंगे वो सब कॉफ़ी पीते होंगे, है ना। देखिए ये 43 आ रहा है, 38 आ रहा है,
3 आ रहा है, 15 आ रहा है, 45, ये सब गोले में आ रहे हैं। मतलब ये कॉफ़ी को दर्शाता है ना, तो ये सब कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, तो इनको आप ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन, देखिए 164 ऑप्शन आपका आ जाएगा उनको ऐड करने के बाद। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए आकृति का अध्ययन करें। देखिए फिर से वही आकृति दी गई है। इस बार देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं लेकिन रस नहीं। तो देखिए कॉफ़ी और चाय पीते हैं लेकिन रस नहीं। चलिए इसको देखते हैं अच्छे से। रस नहीं पीते हैं मतलब ये रस को प्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे नहीं आएंगे, केवल कॉफ़ी और चाय वाले आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, ये केवल कॉफ़ी पीता है। ठीक है, ये कॉफ़ी और रस पीता है, ये पीता है चाय और रस। तो ये गाइस ये देखिए 45 केवल कॉफ़ी और चाय दोनों पी रहा है, क्योंकि ये ट्रायंगल और गोले दोनों के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन डी 45। और देखिए फिर उसी तरह से क्वेश्चन उसी तरह से बिल्कुल लगेगा, कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं। तो देखिए रस और चाय, देखिए कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो इस गोले के अंदर वो जो आएगा वो उसको नहीं लेना है। ठीक है, कॉफ़ी नहीं पीते हैं, केवल रस और चाय, तो मतलब रस का ये है और चाय का ट्रायंगल रहता है। ठीक, तो देखिए चाय वाला और ये रस वाला 36 आ रहा है, और ये तो गोले के अंदर आ गया है, गोले के अंदर आ गया, ये भी कॉफ़ी है ना, तो बस वही लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या कर दी जाती है, क्या हो जाती है। देखिए आधी घट जाती है, ऑप्शन बी यहाँ पर दिया हुआ है, आधी घट जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ के जाइए, फिजिक्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों में से एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए उसे व्यवस्थित करें। देखिए आपको 3-4 लाइनें दे रखी होंगी, जैसे पी के सामने ये लिखा है, फिर क्यू के सामने ये लिखा है, आर के सामने, एस के सामने। तो आपको उन चारों लाइनों को ठीक से पढ़ना है और उसके बाद एक वाक्य बनाना है जिसका कोई मतलब निकलता हो सही सही। ठीक है, फिर ऑप्शन इसी तरह से दिए रहेंगे, उनको अरेंज करना होगा कि पहले कौन सी लाइन आ गई फिर कौन सी। तो देखिए जो अगर पहले कौन सा इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। तो देखिए मतलब कि पहले ये वाली लाइन है क्यू वाली, उसके बाद एस वाली है, फिर पी वाली है, फिर आर वाली। इसी तरह आपको व्यवस्थित करना होगा जो भी आपका एग्जाम में जो भी आएगा वाक्य। चिन्हों को अनुप्रयुक्त समुच्चय का चयन करें। तो गाइस देखिए ये दिया गया है और इसके बाद क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है ये आंसर ऑप्शन दिए गए हैं कि गुणा, माइनस, डिवाइड, इसमें ये सब चिन्ह यहाँ पर बीच में रख रख के देखने हैं। तो इनकी टोटल वैल्यू 133 के बराबर आ जानी चाहिए। तो इसमें आप सब रख के देखेंगे, पहले यहाँ मल्टीप्लाई रखेंगे, फिर यहाँ प्लस रखेंगे, है ना, जिस तरह से ऑप्शन दिए रहते हैं उसी तरह से रखेंगे। तो आप करते रहेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए रख के देखते हैं। चलिए हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। 25 ये वाला लेते हैं, गुणे 5 फिर प्लस 17 फिर -9 बराबर 133। अब इसको सॉल्व आप कर लेंगे तो आपका ये हो जाएगा 133। ठीक है, बराबर बराबर आ गया। इसी तरह से आपको सब रख के देखने हैं। चलिए हमने पहला रख लिया तो पहले ही आ गया, अगर हम पहला दूसरा तीसरा रखते तब चौथा रखते तब आता। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। चलिए अगला देखते हैं। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों के आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से क्या है, घटती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो गाइस ऐसी संख्या में देखिए इसका कोई अगर आप x और y मान के करेंगे कि ये y है x है तो पूरा पेज भर जाएगा, लेकिन आपका आंसर बहुत बाद में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, आप ऑप्शन ले लेते हैं, एक एक ऑप्शन उठा के ले लेते हैं, जो भी इसका सेटिफाई करता जाएगा वो होता जाएगा। तो ऐसे केस में क्या रहता है कि चलिए मैंने सॉल्व किया हुआ है तो जो भी ऑप्शन है मैं आपको उससे बता देता हूँ। जैसे डी आंसर है, आपको सेटिस्फाई करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दो अंकों की संख्या की अंकों का योग 13 है, तो देखिए 5 + 8 = 13। ठीक है, इतना हो गया। और उन अंकों को आपस में बदल लिया जाता है, तो देखिए अगर उन अंकों को हम लोग आपस में बदल लेते हैं, 8 इधर ले आए और 5 इधर ले आए, ठीक है, तो संख्या 27 से घटती है, बदली हुई संख्या ज्ञात की है। देखिए 85 हो गया और पहले क्या था 58 था। देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 27। ये हो गया प्रूफ, सेटिस्फाई कर दिया जो भी क्वेश्चन दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय शर्मिला से कैसे संबंधित है। यदि वह अपने माँ के
माँ की इकलौती पोती की बेटी के रूप में परिचय परिचय कराता है। तो गाइस देखिए ब्लड रिलेशन से पिछले वीडियो में भी 2 क्वेश्चन थे, इस बार फिर से एक क्वेश्चन पड़ गया। तो आपको क्या करना होगा कि आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन तो बिल्कुल आ ही रहे हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, अच्छे से लगा सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो गाइज सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा तैयार किया गया था। ये हो गया हिस्ट्री का क्वेश्चन, हो गया आपका। हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? देखिए बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। फिजिक्स का भी क्वेश्चन आया, हिस्ट्री का भी आया, बायोलॉजी का भी आया। पी की लंबाई 5 फीट है। चलिए फिर से मैथ का आ गया तो मैथ को अच्छे से आपको समझाऊंगा। पी की लंबाई 5 फीट है और उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। तो चलिए पी पी बना दिया, ये हो गया पी। ओके, इसकी लंबाई कितनी है? 5 फीट है, ठीक है। और इसको क्या हुआ, उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। चलिए इसकी परछाई इधर बनेगी, है ना। ये कितनी हो गई? 7 फीट हो गई। और उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 42 फीट बनती है। चलिए एक स्कूल और ले लिया, उसकी परछाई और ले ली, 42 फीट बनती है। तो स्कूल की इमारत की लंबाई ये ज्ञात करना है। ये दिया है देखिए 5, ये 7, ये x, ये 42 दिया है, ठीक है। तो अब ये देखिए ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये क्या होता है? ये बेस होता है, मतलब कि आधार। और ये क्या होता है? कर्ण होता है। और ये क्या होता है? लंब, ठीक है। उसी तरह से तो अब देखिए लंब और आधार की वैल्यू दी है, तो इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? अब आपको करना होगा कि देखिए टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखिए लंब क्या था? उसकी 5 फीट लंबाई है, 5 बटे आधार, परछाई कितनी बननी थी? 7। और बराबर, और देखिए इधर स्कूल का देख लेते हैं। स्कूल का भी बनेगा ना, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखिए लंब, उसकी स्कूल की लंबाई नहीं पता थी, एक्स हो गया। और परछाई कहाँ बनी थी? 42। तो यहाँ से देखिए टेन थीटा के ना 5/7 आया है ना। तो टेन की वैल्यू यहाँ पर अगर हम रख देंगे इस टेन के नीचे, 5/7 बराबर x/42। देखिए इतना आ गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आएगी 30 आ जाएगी। 30 देखिए सी, 30 फीट आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रणाली के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था कि 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मास पिगलैंड के रूप में भी जाना जाता है? तो गैस कौन सा था? डार्गी ग्रेट। ओके, ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा उपग्रह नहीं है? तो गाइज शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया। चलिए फिर मैथ है, इसको अच्छे समझ लेते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंतिम मूल्य 160 रुपये रख दिया। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या कर रहा है कि इसने 160 रुपये रख दिया, किसी वस्तु का मूल्य रख दिया 160 रुपये, ओके। और 10% की फिर इसने भाई साहब ने छूट दे दी, तो इसका 10% हुआ 16, ओके। तो छूट देने के बाद इसका क्या वैल्यू बनी? 144 रुपये बनी, ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि इतना सब करने के बाद भी 20% लाभ होता है। तो मतलब 144 रुपये में अगर ये बेच रहा है तब भी इसका 20% प्रॉफिट हो रहा है। कि मतलब इसका जो भी खरीदने वाला प्राइस था ना, कॉस्ट प्राइस था, और प्लस इसका प्रॉफिट, ये दोनों यही है ना। तो 100% में खरीदा इनने और 20% लाभ कमा रहा है। तो 144 बराबर कितना हो गया यहाँ पर? 120% हो गया, है ना। तो हम अगर 100% निकाल लेंगे तो हमें इसका मूल्य पता चल जाएगा। बस लग गया सवाल। तो देखिए 144 है इसका, 120% का 100% निकालना है 120 का, है ना। अब देखिए यहाँ से इसका जो जो भी आएगा मूल्य 120 आ गया। 100% कितना हो गया? 120। अब देखिए इसका 20% कितना होता है? ऑप्शन तो आ गया आपका बी। अब देखिए 120% था ना इसका, एक्स्ट्रा अगर हम लोग कर लें तो देखिए इसमें 20% इसका निकालेंगे, 24 आएगा ना। अब देखिए जोड़ लिया, 144 हो गया। 120% कितना है? 144। तो 100% 120 हो गया। चलिए अगला, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
2013 में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला विशेष रक्षा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गाइस कौन सा है? GSAT-7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये डिवाइड करना है, सिंपल सा डिवाइड करना है, ये आप सब लोग कर लेंगे। इसी तरह का अगर भी क्वेश्चन आ गया तो वो तो छोड़ना नहीं है आप लोग को बिल्कुल भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ, वेन आरेख का क्वेश्चन है। चलिए वेन आरेख को अच्छे से समझते हैं। ये बोल रहा है कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो चलिए कुछ लड़कों को हम लोग लड़कियां बना देते हैं। ठीक है, चलिए बॉयज़ बनाते हैं पहले। ये हो गए हमारे कुछ बॉयज़। ओके, और इनको कुछ लड़कियां बना देते हैं। चलिए ये हो गया गर्ल। तो ये हमारे जो भी इसमें कुछ लड़के आए ये लड़कियां हो गए। ये हमने पूरा कर लिया। सभी लड़कियां गायक हैं। अब सभी लड़कियों को सिंगर बनाना है, तो गर्ल्स को ये पूरे को हमने सिंगर बना दिया। ओके, हमने दोनों का वेन आरेख आरेख बना लिया। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या बोलता है। कुछ गायक लड़कियां हैं। देखिए ये बोल रहा है कि कुछ गायक लड़कियां हैं। अब ये देखिए पूरा जो है ये गायक लड़कियां ही तो हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हो गया, कुछ गायक हैं भाई लड़कियां। अगला है कुछ गायक लड़के हैं। तो देखिए कुछ गायक लड़के हैं, ये पूरा पूरा सिंगर है ना। और ये कुछ बॉयज़ के हिस्से में भी आ रहा है, तो यहाँ पे जो आएंगे बॉयज़ वो सिंगर भी हो जाएंगे, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो गया 1 और 2 दोनों तर्कसंगत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला में पहली बार वर्ष किसमें ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? तो गाइस 2012 में लिया। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसी टाइप के करंट अफेयर के क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। चलिए 76वां क्वेश्चन है। 12 मीटर और 70 मीटर लंबे खंभे के बीच, चलिए इसको समझ लेते हैं अच्छे से। 12 मीटर का खंभा एक, ओके, 70 मीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, तो 12 मीटर ये हो गया, 70 मीटर ये हो गया। उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। ओके, उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है। अब देखिए ये 12 मीटर है, ये खंभे की लंबाई 12 मीटर है। यहाँ इस खंभे को अगर बराबर करें तो ये भी 12 मीटर हो गया, है ना। इस खंभे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 17 है, तो यहाँ यहाँ पे कितनी बची? 5। अब देखिए ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, बस ये आपको ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, और अंडर रूट के अंदर। तो चलिए 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 144 प्लस 45, फिर अंडर रूट 169, जो किसकी वैल्यू होती है? 13 की। 13 बोले तो ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो 77। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो गाइस बाह्य अंतरिक्ष में कौन था? यूरी गागरिन थे। ओके, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू गई थी? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करी गई थी। ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो याद रखें 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुमता ब्रह्मपुत्रा नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो देखिए चीन, बांग्लादेश, भारत, इन सब से प्रवाहित होती है, बस कहाँ नहीं जाती? नेपाल से प्रवाहित नहीं होती है। ओके, ये देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है, भारत की नदियाँ, ये पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रबंधन किस देश से संविधान से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया था? ये जर्मनी से लिया गया था। देखिए संविधान से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा। 90 मेजों की क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए बोला गया है कि 90 मेज खरीदता है और 60 मेज बेच देता है, तो उसका कितना लाभ होगा? ओके, तो मान लीजिए देखिए ये बोला कि जितने प्राइस में वो 90 खरीदता है उतने प्राइस में वो 60 बेच देता है, उसके 30 फिर भी बच जाते हैं, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा उसका? चलिए इसको ऐसे ही समझते हैं, जनरल नॉलेज के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं ऐसे ही, बिना मैथमेटिक्स घुसेड़े इसमें। तो देखिए अगर वो 90 रुपये में अगर वो खरीद रहा है, 90 मेज अगर वो खरीद रहा है, तो देखिए 1 रुपये का एक मेज पड़ गया, ठीक है। फिर वो 90 रुपये में बेच रहा है 60 मेज, है ना। तो देखिए कुछ 1.5 रुपये के लगभग इसका पड़ गया। फिर भी इसको 30 मेज और बेचने हैं अभी, वो फिर 1.5 1.5 के हिसाब से बेचेगा। ओके,
तो देखिए 45 रुपये का और बेचेगा अभी। तो टोटल का अगर कर लेते हैं, देखिए 90 का केवल ये खरीद रहा है और बेच कितने का रहा है, 90 का भैया पहले बेच चुका है ये, है ना, और फिर से बेचेगा ये 45 का। तो देखिए इसका ये प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट हो रहा है 45 रुपये हो रहा है, 90 लगाता है 45 हो जाता है। तो देखिए इसका 90 का आधा है 45, मतलब कि 50% इसका प्रॉफिट बनना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 45 सेंटीमीटर लंबे और 35 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए हैं और बनी हुई चादर के एक खुला बॉक्स बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको बस क्वेश्चन को समझ आना चाहिए ये कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ये बोल रहा है कि देखिए एक चादर है, ठीक है, जो कि 45 मीटर लंबी है और 35 मीटर चौड़ी है, ठीक है। फिर यहाँ से 5-5 सेंटीमीटर के आयताकार वर्ग काट दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए 5 सेंटीमीटर इधर काटा, 5 सेंटीमीटर इधर काटा, तो टोटल 10 सेंटीमीटर कम होगी। उस तरह से 5 इधर काटा, 5 इधर काटा, फिर 10 सेंटीमीटर इधर कम होगी। तो अब क्या बचा, इधर बच के 35 लंबाई और चौड़ाई कितनी बच गई 25। और फिर बोल रहा है कि उनको मोड़ के वर्ग बना दिया गया। तो देखिए इतना अगर काटा गया तो इतना ऊपर मुड़ जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आयतन के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई क्या है 35, है ना, और चौड़ाई क्या है 25, और ऊंचाई क्या 5। 5 सेंटीमीटर काटा गया, कितना आ गया, ऑप्शन डी 43-75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए लग गया, बस क्वेश्चन समझने की देर थी। 8 के प्रथम गुणन क्या होते हैं, गुणकों मतलब गुणनखंडों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका ज्ञात करते हैं, किस तरह से ज्ञात करते हैं, जिसका भी औसत ज्ञात करना होता है उसको लिखते हैं, फिर जितने का ज्ञात करना होता है उसको लिखते हैं, +1 करके बाई 2 कर देते हैं। बस ये ट्रिक याद रखिए, हो जाएगा। कितना आया 84, ऑप्शन सी सही है। बस चलते हैं आगे, ट्रिक याद रखिएगा। गाइस ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सिटिंग अरेंजमेंट आप लोग जरूर पढ़ के जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही लंबे होते हैं, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के बाद का कोई क्या क्वेश्चन है। यदि X393 11 से विभाजित होता है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बोल रहा है कि अगर ये जो संख्या दी गई है वो 11 से विभाजित हो रही है तो संख्या में x के स्थान पर कौन सी वैल्यू होगी। तो गाइस देखिए कुछ नहीं करना है, ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन दिए हैं ना, एक एक को रख के देखना है x की जगह पे 393, और फिर उसको देखना है 11 से विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, बस। तो आप 8 रखेंगे तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, बस निकल गया x का मान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है, अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है। तो गाइस देखिए क्या बोल रहा है, अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है, उसके मामा के पिता की इकलौती बेटी है, तो वो लोग भाई बहन की बात कर रहा है, ठीक है। और उसकी बेटी है तो उसका क्या हो जाएगी, उसके मामा भांजी वाला रिश्ता इसका यहाँ पर हो गया। अर्जुन से उसकी बेटी का मामा भांजी का हो गया, ओके, और लेकिन वो उसकी बच्ची की माँ माँ हो गई। हाँ ठीक है। तो चलिए देखिए इसी तरह से देखते रहिए इसको, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। तो क्या हो गई, अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है, अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है। चलिए क्या ऑप्शन दिया है, माँ, अनीता अर्जुन की माँ है, चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13, 19, 21 और 22 का लघुत्तक समापवर्ती एलसीएम ज्ञात किए। तो गाइस देखिए कितने लोगों को एलसीएम ज्ञात करना नहीं आता है वो कमेंट करें, कमेंट करके कमेंट करेंगे तो वीडियो अच्छे से समझा दूंगा कि एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबको पता होता है कि एलसीएम क्या कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में केसर की खेती होती है। तो कहाँ होती है, जम्मू एंड कश्मीर में होती है, ओके। निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी, किसने की थी, विल्हेम रोएंटजेन ने, ओके, रोएंटजेन ने, विल्हेम रोएंटजेन ने खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिन्हों के उपयुक्त समुच्चय का चयन करें। तो देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन है,
चिन्ह दिए हुए हैं, आपको रखना है कि कौन सा सही है। अब देखिए जितने भी, पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा है ना, भाग माइनस भाग इसी तरह रखेंगे। देखिए 41 के बराबर नहीं आता है तो फिर ये ऑप्शन रखिए, नहीं आता है फिर रखिए, आ जाता है तो ठीक है छोड़ दीजिए। तो इसमें डी रख देंगे, यहाँ पर भाग गुणा और प्लस रखेंगे तो 41 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक का कारण नहीं है? समुद्री डंपिंग, घर का कचरा, तट पर मछली पकड़ना, तेल फैलाना। देखिए तट पर मछली पकड़ने से तो कौन सा भैया जल प्रदूषण होता है? कुछ नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी यमनी पत्रकार राजनेता को मानव अधिकार के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह कौन है? तो गाइस देखिए, नोबेल पुरस्कार भी याद करके जाइएगा। पिछले पेपर में पिछली बार का नोबेल पुरस्कार पूछा गया, इस बार जो करंट में हो गया वो पूछा जाएगा। ओके, तो देखिए तवाकुल करमान इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से आ गया निष्कर्ष वाला। भारत में जून सितंबर बरसात का मौसम है। हम कई बार ये करा चुके हैं निष्कर्ष वाला, आप समझ गए होंगे। ओके, अच्छे से इसको देख के जाइएगा, पढ़ के जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? तो गाइस देखिए फिर से ये पॉलिटी वाला, हिस्ट्री पॉलिटी वाला मिक्स क्वेश्चन आ गया। हिस्ट्री पॉलिटी भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यदि ए बी सी और डी ई एफ समरूप त्रिभुज हैं तो चलिए इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको, ये जो क्वेश्चन है। तो और एक भुजा दी गई है बी सी और ई एफ दिया गया है और दो त्रिभुज दिए गए हैं और एक त्रिभुज का वर्ग दिया गया है, कितना क्षेत्रफल है। तो ऐसे को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो पहला त्रिभुज दिया गया होता है उसका क्षेत्रफल लिख लेते हैं ऊपर, और फिर नीचे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दूसरे का नहीं दिया है तो ऐसे लिख लेते हैं डी एफ, है ना। और फिर इसको बराबर करके जो पहली भुजा दी गई हो ऊपर और जो दूसरी दी गई होती है वो नीचे लिख लेते हैं स्क्वायर के साथ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 144 बटे ये वाला डी और 4 चौक 16 बटे 49। अब देखिए यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 गुणे 49 बटे 16। बस आ गया आपका, ये डी एफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी और उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया, सी 441 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर के कारण लघु प्राय हो रही हैं। तो देखिए इकोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। आवाज़ विखंडन इसका आंसर हो गया। इकोलॉजी पढ़ के जाइएगा। देखिए गुणा बहुत ही आसान बच्चों वाला क्वेश्चन है, सब कर ही लेंगे। अगला क्वेश्चन है लास्ट, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो भाई साहब मेंडलीफ थे। तो चलिए 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे किसी दूसरे शिफ्ट का। ओके, तब तक बने रहिए एमसीक्यू स्टडी पॉइंट पर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जिस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ उसी टाइप के मैथ्स और रीजनिंग के तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखिए जीएस के भले ही दूसरे आ जाएं, पहले मैथ्स और रीजनिंग पढ़ लो। इस तरह से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते करते, मॉक टेस्ट लगाते लगाते फिर जीएस के भी वीडियो अपलोड करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, जिस टॉपिक से पूछे जाएंगे। और देखिए करंट अफेयर की तो डेली एक वीडियो अपलोड होती है, तो उसको देखें। बस आपका एनटीपीसी क्लियर। चलिए थैंक यू।